चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आईफार्स 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड देख रहे थे आप लोग। और आईफार्स 15 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हवाले से जो हमारे पास प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल था, इसमें हमने दो स्टेप्स को कंप्लीटली कवर कर लिया था और तीसरा स्टेप दैट वाज डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, उस स्टेप को हम कवर कर रहे थे। तो सर कोई रिकैप करते हैं कि हमने आईफार्स 15 में अब तक हमने क्या बातें डिस्कस की, क्या बातें कवर की। सर आईफार्स 15 हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल की बात करता है। 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आईफार्स 15 से अराइज होने वाले आप रेवेन्यू को अकाउंट फॉर करेंगे। स्टेप 1 था हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2 था हमारे पास आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3 हमारे पास डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप 4 allocate transaction price to each performance obligation, and step 5 recognize revenue as and when performance obligation is satisfied। इन 5 स्टेप्स का एक हमने ओवरव्यू देखा था और हर स्टेप को हमने डिटेल में कवर करना है। स्टेप 1 में हमने डिस्कस किया दैट वाज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। एक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, सर कोई भी एग्रीमेंट जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान हो, इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, ये एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। Contract depending upon the market norm, depending upon the market regulations, it can be written, it can be verbal, it can be implied contract। सर आईफार्स 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम 5 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। नंबर 1 पार्टीज की अप्रूवल एंड कमिटमेंट टू परफॉर्म। नंबर 1 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ने अप्रूवल दी हो, कमिटमेंट शो की हो। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज का आइडेंटिफाइड होना। नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट टर्म्स का एस्टैब्लिश होना। नंबर 4 कॉन्ट्रैक्ट का कमर्शियल सब्सटेंस होना। एंड नंबर 5 कस्टमर की एबिलिटी एंड इंटेंशन टू पे होना। मिनिमम ये 5 चीजें होंगी तो ही एक कॉन्ट्रैक्ट आईफार्स 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उस पर हम फर्दर स्टेप्स अप्लाई करेंगे। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आईफार्स 15 के कॉन्ट्रैक्ट के मिनिमम 5 एट्रीब्यूट्स ही मिसिंग हो और आपकी डील क्लोज हो जाए या डील टर्मिनेट हो जाए, तो इस केस में आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे जब दो में से कोई एक बात होगी। नंबर 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, पैसा रिसीव हो जाए और वो पैसा नॉन रिफंडेबल हो। जब ये तीनों बातें पूरी हो जाएगी तब आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, पैसा रिसीव हो चुका हो और वो पैसा नॉन रिफंडेबल हो, या फिर ये तीनों बातें एक साथ पूरी हो जाए तो आप अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे। अगर एक अरेंजमेंट के नतीजे में, अगर एक डिस्कशन के नतीजे में कोई ऐसी चीज एग्री हो रही है जिसमें हर पार्टी के पास ये राइट है, हर पार्टी के पास ये राइट है कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, तो ये अरेंजमेंट, ये डिस्कशन आईफार्स 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर स्टेप 1 में हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था दैट वाज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फेज में कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया और सब्सिक्वेंटली उसके स्कोप ऑफ वर्क में या उसकी प्राइसिंग में कोई चेंजेस आती है तो सर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग किस तरह से होगी, हम एक डिसीजन डायग्राम से डिसाइड करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है? क्या कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस ऐड होने जा रहे हैं और वो एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है? अगर पहले सवाल का जवाब आता है यस। दूसरा सवाल, क्या इन एडिशनल डिस्टिंक्ट गुड्स के अगेंस्ट कोई एडिशनल कंसीडरेशन है और वो एडिशनल कंसीडरेशन इन एडिशनल गुड्स की क्या स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है? अगर जवाब आता है यस, सर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर होगा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसे मिक्सअप नहीं करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट हो लेकिन एडिशनल कंसीडरेशन ना हो, या एडिशनल कंसीडरेशन एडिशनल गुड्स एंड सर्विस की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट ना करे, आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग को मॉडिफिकेशन डेट तक टर्मिनेट कर दोगे। अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू का, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस का वो कंपोनेंट उठाओगे जो अभी तक रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्लस मॉडिफिकेशन के नतीजे में अगर कोई एडिशनल प्राइस एग्री हुई है। अब इस टोटल रिमेनिंग अमाउंट को हम रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में एलोकेट कर देंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस ही नहीं है, या एडिशनल गुड्स एंड सर्विस तो है लेकिन वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हम अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से ही रेवेन्यू को एडजस्ट करेंगे और हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। ये हमारे पास स्टेप 1 था। स्टेप 2 था हमारे पास आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट में आप कस्टमर को जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस कर रहे हो, दैट प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का नाम होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट में जितने डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है, हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस आपके लिए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन रही होगी। अब डिस्टिंक्ट का क्या क्राइटेरिया है, इसको भी आईफार्स 15 ने कवर किया है। दो बातें,
Number one, customer can benefit from such goods and service either on its own or together with other resources readily available with the customer. Customer उन goods and services एक economic benefit enjoy करने की कैपेसिटी रखता हो, या तो अपनी मदद आपके तहत या किसी और की मदद लेकर. And goods and services in the contract are separable from other goods and services. एक goods and service दूसरे goods and services पे highly dependent ना हो, highly customized ना कर रहे हो, इनपुट क्रिएट करके कोई कंबाइंड आउटपुट ना फॉर्म कर रहे हो. जब तक गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेबल है, कस्टमर उनका आइसोलेशन में बेनिफिट एंजॉय कर सकता है. ये आपकी डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर हो रही होगी. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैन आल्सो बी आइदर रिटन, वर्बल, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है जो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करते हैं, सामने वाले के साथ निगोशिएट करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस और पास्ट नॉर्म से डिसाइड की जा रही होती है, प्रैक्टिस और पास्ट नॉर्म से एस्टैब्लिश होती है. तो वो चीजें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लेकिन एक वैलिड एक्सपेक्टेशन है कि ये चीजें प्रोवाइड करनी है, तो ये चीजें भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर की जाएगी. अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है जो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए तो जरूरी है, लेकिन कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, तो वो चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है. अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी चीज है जो कि परफॉर्मेंस के लिए तो नेसेसरी है, लेकिन उससे कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, तो दीज आर नॉट कॉल्ड दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. इसके बाद हमने स्टेप 3 स्टार्ट किया था, दैट वाज ट्रांजिशन प्राइस. सर ट्रांजिशन प्राइस इज द एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन. ट्रांजिशन प्राइस इज द एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन जो आप अपने कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हो कि आप रिकवर कर लोगे, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस है. ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई प्राइस, ये कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड प्राइस नहीं, बल्कि वो अमाउंट जो आप कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हो कि आप रिकवर करोगे, ये ट्रांजिशन प्राइस है. अगर आप थर्ड पार्टी की बेहाफ पे कोई अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो तो ये ट्रांजिशन प्राइस नहीं है. फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, अगर मैं अपने कस्टमर से सेल्स टैक्स रिकवर कर रहा हूं तो वो मैंने गवर्नमेंट को पे करना है, वो मेरा रेवेन्यू नहीं है, वो मेरी ट्रांजिशन प्राइस का कंपोनेंट नहीं बनेगा. 4 चीजें हैं जो कि तुम्हारी ट्रांजिशन प्राइस के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले करेगी. नंबर 1 इज नॉन कैश कंसीडरेशन, नंबर 2 इज कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर, नंबर 3 इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, एंड नंबर 4 वेरिएबल कंसीडरेशन. सर नॉन कैश कंसीडरेशन, नॉन कैश कंसीडरेशन अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के गुड्स एंड सर्विस के बदले में कोई नॉन मॉनेटरी, कोई कंसीडरेशन इन काइंड मिले, तो आप अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द नॉन कैश कंसीडरेशन. यानी बदले में जो आपको कंसीडरेशन इन काइंड मिल रही है उसकी एफएमवी पे आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे. अगर नॉन कैश कंसीडरेशन, अगर कंसीडरेशन इन काइंड की फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो, तो फिर जो गुड्स एंड सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करे उनकी फेयर मार्केट वैल्यू आपका ट्रांजिशन प्राइस बन जाएगी. इसके बाद कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर. अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी टर्म्स है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें हमें कुछ कस्टमर को पे करना पड़ सकता है, तो ये कंसीडरेशन पेबल टू द कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस से लेस होगा, एडजस्ट होगा. लेकिन अगर आप कस्टमर को कोई अमाउंट पे कर रहे हो और कस्टमर से बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस रिसीव कर रहे हो, तो फिर ये डिडक्शन वाला काम हम नहीं कर रहे होंगे. अब यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियो हो सकता है कि कस्टमर को जो आपने कंसीडरेशन पे की और फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर रिड्यूस अमाउंट आ रहा है, तो जो डिफरेंशियल है वो आपकी ट्रांजिशन प्राइस से रिड्यूस हो जाएगा. अगर कस्टमर से मिलने वाले गुड्स एंड सर्विस की फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल ही ना हो, तो फिर फुल अमाउंट ही आप अपनी ट्रांजिशन प्राइस से लेस या एडजस्ट कर रहे होंगे. तीसरा आइडिया था हमारे पास सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का. सर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में ये बातें थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट टर्म्स कुछ इस तरह से हैं कि वो बायर को या सेलर को इन दोनों में से किसी एक पार्टी को फाइनेंसिंग का बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीड प्राइस में कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, आपने उसे एडजस्ट करना होगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस. अब फाइनेंसिंग का बेनिफिट वो बंदा एंजॉय करता है जो पैसा होल्ड करता है, अगर कस्टमर कंपनी को एडवांस में पेमेंट कर रहा है तो पैसों का बेनिफिट कंपनी एंजॉय कर रही है, तो कंपनी के पास इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट फॉर होगा, कस्टमर के पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगा. और वाइस वर्सा केस हो कि कस्टमर को उधारी पे माल दिया जा रहा है, तो यहां पैसा एंजॉय कौन कर रहा है? कस्टमर. तो कस्टमर अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, जबकि कंपनी अपने पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर रही होगी. तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, जो बंदा पैसा एंजॉय कर रहा है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट फॉर करेगा, जो पैसा फॉरगो कर रहा है वो बंदा अपने पास इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेगा. अब फाइनेंसिंग कंपोनेंट एक ट्रांजैक्शन प्राइस में है या नहीं है, ये पता कैसे चलेगा? सर अगर कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटेड कंसीडरेशन और कैश सेलिंग प्राइस अगर फर्क है, अगर आप कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और गुड्स एंड सर्विसेज में कैश सेलिंग प्राइस और कस्टमर के साथ जो एग्री हुई है प्राइस, इन दोनों में डिफरेंस है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट है. या फिर
पेमेंट का डेट, पेमेंट डेट और डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डेट, अगर ये दोनों डेट डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती, यहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। क्या ये सारी बातें याद है? मैं कोई एक चीज जो मैं याद तक ना समझ आ रही है तो मुझसे पूछिएगा। इसके बाद हमारे पास स्टेप 3 में तीसरा या सॉरी चौथा इंपॉर्टेंट एरिया है वेरिएबल कंसिडरेशन का।